आज हम मौर्योत्तरकालीन समाज एवं संस्कृति में मूर्तिकला, जिसके अंदर गांधार और मथुरा शैली, अमरावती शैली, सिक्के ढालने की कला, व्यापार और वाणिज्य, इसमें शिल्प और श्रेणी और व्यापार के संबंध में श्री विमल चंद्र पांडे ने क्या कहा है और फ्लूइड महोदय के अनुसार और धातु कला के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पूर्व हमने स्तूप और गुहा मंदिरों के बारे में जाना था। तो मौर्योत्तरकालीन समाज संस्कृति में हम मूर्ति कला को समझेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में भी समझा है कि गांधार और मथुरा शैली अपनी मूर्ति कला के लिए अलग ही स्थान रखती है और अमरावती शैली का भी विकास हुआ। तो मूर्ति कला में एक विशिष्टता दिखाई देती है कि किस प्रकार से मूर्तियों को सूक्ष्मता के साथ बनाया गया। और गांधार शैली में मूर्तियों को ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो मथुरा शैली में मूर्तियाँ अधिक सौम्य दिखाई देती हैं। तो अब हम विस्तार से जानेंगे मूर्ति कला। शुंग सातवां युग की मूर्ति कला सबसे सुंदर नमूने भरूच, गया और सांची के प्रवेश द्वार हैं। इन पर जातक कथाओं के बहुत ही सुंदर दृश्य अंकित हैं और सांची की मूर्ति कला उच्च कोटि की है। तो शुंग और सातवां काल में ही मूर्ति कला का बहुत अधिक विकास देखने को मिलता है और इन मूर्तियों में जातक कथाओं की बहुत ही सुंदर दृश्य अंकित किए गए हैं, यानी पशु पक्षियों के भी दृश्य देखने को मिलते हैं। और सांची की जो मूर्ति कला है वो उच्च कोटि की है। इसके बाद गांधार कला। तो गांधार कला को हम इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जानते हैं। इस कला का विकास ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में गांधार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था। गांधार कला की मूर्तियों की मुद्राएं भारतीय होने पर भी उनकी शिल्प विधि यूनानी तथा रोमन है। गांधार शिल्पियों ने यूनानी रोमन संसार के देवताओं को आदर्श माना है। तो जो गांधार शिल्पी जो थे यूनानी, उन्होंने क्या किया है कि रोमन संसार के देवताओं को ही सबको आदर्श माना है। और ये गांधार कला को इंडो ग्रीक कला के नाम से जानते हैं। और इसमें मूर्तियाँ ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर की देखने को मिलती हैं और मूर्तियों में विभिन्न पशु पक्षियों के भी चित्र मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो गांधार कला के बाद मथुरा शैली की मूर्तियाँ। मथुरा शैली किस प्रकार की थी? मथुरा में जिस मूर्ति कला शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से पुकारा जाता है। यह शैली अत्यंत मौलिक थी, मतलब इसमें किसी प्रकार की ज़्यादा ऐसा दिखाई देता कि बनावटीपन, मतलब मौलिकता लिए हुए मूर्तियाँ एकदम ऐसे बनाई गई जैसे सटीक अपने भाव व्यक्त करती हुई और जो देखने वाले को प्रभावित करती है। इस शैलियों में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा लौकिक विषयों को लेकर भी काफ़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। मतलब बुद्ध की मूर्तियां तो एक तरह से चलन था, अधिकतर बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती हैं और अन्य प्रकार की मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियां भी मथुरा शैली में देखने को मिलती हैं। और इसके अतिरिक्त जो लौकिक मतलब ईश्वर की मूर्तियों के अतिरिक्त भी ऐसी बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलती हैं जो लौकिक विषयों को लेकर बनाई गई हैं। गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्ति कला को मथुरा शैली का ही विकसित रूप माना गया है। मतलब गुप्त काल में जो श्रेष्ठ मूर्ति कला थी उसका जो मथुरा शैली का ही विकसित रूप इसको माना गया है। तो गांधार कला और मथुरा शैली ये मूर्ति कला के एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसके बाद है अमरावती शैली।
अमरावती शैली गांधार और मथुरा कला के साथ साथ उस समय कृष्णा और गोदावरी के मुहानों पर अमरावती तथा गुंटूर जिलों में अमरावती कला शैली का विकास हुआ। अमरावती शैली भरूच, गया और सांची तथा बाद की गुप्त और पल्लव कला को जोड़ने वाली कड़ी है। स्त्री सौंदर्य, भाव, मुद्रा आदि इस शैली में मथुरा शैली से भी श्रेष्ठ है। तो अमरावती शैली जो है गांधार मथुरा कला के साथ उस समय कृष्ण और गोदावरी के मुहानों पर और अमरावती तथा गुंटूर जिलों में अमरावती कला शैली का विकास होता है, जो मथुरा शैली से भी ज़्यादा इसकी मूर्तियाँ जो हैं अपनी भाव जो प्रकट करती हैं और जो स्त्री सौंदर्य है वो मथुरा शैली से भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। सिक्के ढालने की कला। भारत में विदेशियों के आगमन से पूर्व भी सिक्के ढालने का काम होता था। अब सिक्के डालने का मतलब सिक्कों की जरूरत पड़ी भाई व्यापार में लेन देन के लिए। पहले वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु, लेकिन धीरे धीरे सिक्के ढाले जाने लगे जो अनगढ़ और बेडोल थे, जो इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि मौर्य काल में सिक्कों का ढालने का काम भी पूर्व की भांति चलता है, लेकिन ये सिक्के इतने नहीं थे, मतलब प्रभाव दिखने में अच्छे बेडोल थे, लेकिन यूरोपियों और विदेशियों के प्रभाव से अब क्या हुआ कि उचित आकृति और मुद्रण के सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया और सिक्कों के प्रचलन से व्यापार में भी गति आई, क्योंकि लेन देन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी और इस प्रकार के सिक्कों और मुद्रण का कार्य बड़ी तेजी से प्रारंभ हो गया। तो सिक्के डालने की कला भी गौरवोत्तर काल में तीव्र गति से उन्नति की ओर जाती है। व्यापार एवं वाणिज्य। तो व्यापार और वाणिज्य भी गौरवोत्तर काल में अपना एक उत्कृष्ट स्थान रखता है। इस समय व्यापार जो है स्थल मार्ग, जल मार्ग दोनों से होता था और इसमें खाद्य वस्तुएं और मसाले और कीमती धातुओं को भी खरीदा और बेचा जाता था और इससे लोगों या व्यापारियों की आमदनी का एक स्रोत था और इससे लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलता है। तो इसमें हम व्यापार एवं वाणिज्य में देखते हैं शिल्प। तो शिल्पकार विभिन्न नामों से इस समय पुकारे जाते थे मौर्योत्तर काल में। जो शिल्पकार जैसे मिट्टी बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, सोने के आभूषण बनाने का काम, चमड़े की वस्तु बनाने का काम, इसके बाद वस्त्र बुनने वाला व्यक्ति, बढ़ई मतलब लकड़ी का जो फर्नीचर बनाने का काम करने वाले के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग इस समय होता था। तो उनके बारे में जानेंगे। जैसे तक्ष, तक्ष उस समय बढ़ई को कहते थे। किसको? बढ़ई को, यानी इंग्लिश में जिसको हम कारपेंटर कहते हैं। बासो बाय, वस्त्र बुनने वाला व्यक्ति बासो बाय मौर्योत्तर काल में कहलाता था। करमार, करमार धातु का काम करने वाला होता था। करमार यानी धातु का काम करने वाला व्यक्ति करमार कहलाता था। कुलाल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति कुलाल के नाम से जाना जाता था। और चर्मकार, चमड़े की वस्तुएं बनाने वाला व्यक्ति चर्मकार के नाम से जाना जाता था। स्वर्णकार, स्वर्णकार का कार्य आभूषण बनाने का काम होता था, जो विभिन्न प्रकार की कीमती जैसे सोना, चांदी, तांबा इस प्रकार की कीमती धातुओं से वह आभूषण बनाता था। तो तक्ष को बढ़ई, बासोबाई वस्त्र बुनने वाला, करमार धातु का काम करने वाला, कुलाल मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, चर्मकार चमड़े की वस्तु बनाने वाला और स्वर्णकार आभूषण सोने चांदी के बनाने वाले होते थे। श्रेणी, ये श्रेणी जैसे कि वर्तमान में ये जो बैंकें हैं इसी प्रकार की उस समय श्रेणियों का कार्य होता था। और शिल्प लोग श्रेणियों में संगठित थे। लोगों का रुपया धरोहर के रूप में रखकर उस पर सूद अर्थात ब्याज लेते थे। तो श्रेणियां एक तरह से लोगों को जो आवश्यक
आवश्यकता पड़ने पर धन मुहैया कराती थी और उनसे ब्याज भी लेती थी। जैसा कि आज वर्तमान रूप में हम बैंकों का स्वरूप देखते हैं, इसी प्रकार से श्रेणी भी व्यापार जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ये एक तरह से संगठित रूप में कार्य करते थे और सिर्फ लोग श्रेणियों में संगठित थे। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं व्यापार। तो व्यापार हमारे मौर्योत्तर काल में देखते हैं तो ये बड़े पैमाने पर व्यापार का प्रचलन था और स्थल और जल मार्ग दोनों से व्यापार होता था। लेकिन इस व्यापार के संबंध में श्री विमल चंद पांडे ने और फ्लीट महोदय ने क्या कहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो श्री विमल चंद पांडे कहते हैं कि इस युग में 3 व्यापारिक मार्गों की प्रतिष्ठा थी। कौन कौन 3 मार्ग थे? नंबर 1 पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जैन होते हुए बैरी गाजा जाने वाला मार्ग। पहला कौन सा? पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जैन होते हुए बैरी गाजा जाने वाला मार्ग। दूसरा है पाटलिपुत्र से मथुरा और सिंधु घाटी होते हुए बैक्ट्रिया जाने वाला मार्ग। और तीसरा है पाटलिपुत्र से वैशाली और श्रावस्ती होते हुए नेपाल जाने वाला मार्ग। तो ये विमल चंद पांडे मौर्योत्तर काल में व्यापार के जो 3 मार्ग बताए हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्लीट महोदय के अनुसार। फ्लीट महोदय क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत में 2 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग मछलीपट्टनम से प्रारंभ होता था और दूसरा बिनुगोड़ा से। जो पहला मार्ग था वो मछलीपट्टनम से प्रारंभ होता था और दूसरा बिनुगोड़ा से। कुछ दूर अलग अलग चलने के बाद दोनों एक स्थान पर मिल जाते थे। तो ये फ्लीट महोदय के अनुसार ये जो व्यापारिक मार्ग थे इस प्रकार से हैं और विमल चंद पांडे ने 3 व्यापारिक मार्गों के बारे में विस्तार से बताया। तो इसके बाद धातु कला। धातु कला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो मौर्योत्तर काल में धातु कला का विशेष विकास देखने को मिलता है और विभिन्न प्रकार की धातुओं का भी इनको इस काल में लोगों को ज्ञान था। तो धातु कला से जो बहुत सारी वस्तुएं धातु से बनाई जाती थी, तो इसमें धातु उद्योग भी इस समय काफ़ी डेवलप हो चुका था और जिसमें लोहे से बनाए बहुत सारे औजार बनते थे, सोने के आभूषण, चांदी के भी आभूषण और अन्य प्रकार की जो उपयोगी वस्तुएं होती थी वो धातु से बनाई जाती थी। इस युग में सोने और चांदी के सिक्कों का चलन खूब बढ़ रहा था। दक्षिण में करशापण नाम के सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। दक्षिण में जो सोना चांदी के सिक्के चलते थे उन्हें करशापण कहा जाता था। एक सोने का करशापण 33 चांदी के करशापणों के बराबर था। मतलब एक सोने का करशापण 33 चांदी के करशापणों के बराबर था। उत्तर भारत में सोने के सिक्के को सुवर्ण तथा चांदी तथा तांबे के सिक्कों को करशापण कहा जाता था। लेकिन उत्तर भारत में अगर बात करें तो सोने के सिक्के को सुवर्ण तथा चांदी तथा तांबे के सिक्कों को करशापण कहा जाता था। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में देखा कि मौर्योत्तर कालीन समाज और संस्कृति में मूर्तिकला में गांधार कला, मथुरा शैली, अमरावती शैली, सिक्के ढालने की कला का किस प्रकार से प्रचलन बढ़ता है। व्यापार एवं वाणिज्य, शिल्प एवं श्रेणी और व्यापार के संबंध में विमल चंद्र पांडे ने इस युग में 3 व्यापारिक मार्गों की प्रतिष्ठा के बारे में बताया और फ्लीट महोदय ने किस प्रकार से दक्षिण भारत में 2 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग मछलीपट्टनम से प्रारंभ होता था और दूसरा बिनुगोड़ा से, और कुछ दूर अलग अलग चलने के बाद दोनों एक स्थान पर मिल जाते थे। इसके बाद धातु कला के बारे में जाना कि किस प्रकार एक सोने का करशापण 35 चांदी के करशापणों के बराबर था और उत्तर भारत में सोने के सिक्के को सुवर्ण, मतलब उत्तर भारत में जो सोने का सिक्का था उसे सुवर्ण तथा चांदी तथा तांबे के सिक्कों को करशापण
कहा जाता था। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट विषय को समझेंगे विस्तार से। ओके।